ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। ये वो हैंड आउट है कॉस्टिंग का। मैंने जो कंबाइन किया था उसमें कॉस्टिंग क्वेश्चन निकाल लिए हैं। फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस आई हैव डन ऑलरेडी, सो वो आप देख लेना, ये हैंड आउट में भेज देता हूँ आपको। इट सेज, उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस यूजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, व्हाट इज इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में सारी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सारी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब है ऑल फुल टोटल कॉस्टिंग होती है। टोटल कॉस्टिंग का मतलब है सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होंगे, वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो। सो बी इज माय आंसर। ओके, नेक्स्ट इज business absorbs its overheads on the basis of machine hours। तो तुम्हारा absorption जो होगा machine hour पे होगा by how much were overheads under absorbed or over absorbed। तो पहले OAR निकाल लेते हैं। OAR होगा तुम्हारे पास budgeted overhead। जो budgeted overhead है वो 900,000 है, divided by budgeted machine hours, that's 6,000। ये निकालोगे, I'm going to do it on the calculator, so it's going to be 900 divided by 6,000, that's going to give you $150 per मशीन आर। $150 है एक मशीन आर यूज करते हो तो एक मशीन 1 घंटे चलती है तो $150 का ओवरहेड तुम्हारे पर चार्ज होता है पर यूनिट। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे एक्चुअल मशीन आर से। एक्चुअल मशीन आर से 6,200, देखो ये हाईलाइट, ये सर्कल किया, तो 150 इंटू 6200 करो। 150 इंटू 6200 इज गॉट गिव यू 930,000। तो टोटल तुम्हारे रेट के हिसाब से, जो तुमने रेट सेट किया था उसके हिसाब से 930,000 की एब्जॉर्प्शन थी। बट एक्चुअल ओवरहेड जो एब्जॉर्ब हुए, जो एक्चुअल ओवरहेड एब्जॉर्ब बोल रहा हूँ, जो एक्चुअल ओवरहेड इनकर हुए हैं वो 960,000 है। तो तुमने 930,000, तुम्हारा रेट जो था वो तुमने रखा 930,000, तुम्हारे रेट के हिसाब से 930,000 है, और एक्चुअल ओवरहेड जो 960,000 तुमने अंडर एब्जॉर्ब किया, कम एब्जॉर्ब किया, एक्सपेंस कम लिखा है, एक्सपेंस कम लिखा है, तो प्रॉफिट इस वक्त ज्यादा आया हुआ है तुम्हारा। खैर एनीवेज, देर अंडर एब्जॉर्ब बाय 30,000। इस तरह क्वेश्चन बहुत किए हुए हैं, तो आई एम श्योर तुम्हें आते होंगे। अगर नहीं आते तो मुझसे पूछ लेना, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। सर ये कुछ मुश्किल क्वेश्चंस कर रहा हूँ। Let's pay attention to this. This is a very important question. It says the following information is provided about 1 unit. Sir, selling price दी हुई है, contribution per unit दी हुई है। कहता है सेलिंग प्राइस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10। अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज होती है तो बेटा ऑब्वियसली कि तुम्हारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन अनचेंज। व्हेन कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन अनचेंज, इसका मतलब है कि प्रॉफिट वही रहेगा। सॉरी, सेलिंग प्राइस बढ़ेगी तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। अभी कंट्रीब्यूशन कितना है? 40 है, ये 40 से बढ़ के हो गया 50, राइट। और तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस हो गई 100 से बढ़ के 110 हो गई, राइट। इट सेज व्हाट विल बी द चेंज इन कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। तो चेंज पूछ रहे तो पहले एक बेस वैल्यू निकालोगे, एक पुराना CS रेशियो निकालोगे, नियर CS रेशियो निकालोगे, उसमें चेंज दिखाओगे। और क्योंकि परसेंटेजेस में तो ये और सुनना जरा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो द ओल्ड CS रेशियो बिफोर द इंक्रीज इन प्राइस इज गोइंग टू बी 400 अपॉन 100, दैट्स गोइंग टू बी 0.4। जो नया हो जाएगा, नया CS रेशियो होगा, वो नया $50 हो गया। कंट्रीब्यूशन अपॉन 110 तुम्हारी सेलिंग प्राइस हो गई। दैट्स गोइंग टू गिव यू, कैलकुलेट कर लेते हैं, 50 डिवाइड बाय 110, दैट्स गोइंग टू बी 0.4545 रिकरेंगे। तो 0.45 के ऊपर डॉट लगा रहा हूँ, इसका मतलब 4545454545 रिकरेंगे, राइट। उसके बाद क्या कहता है सर? कहता है व्हाट विल बी द चेंज। चेंज पूछ रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज पूछ रहा है। एज अ परसेंटेज पूछ रहा है, एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट, की बेसिक मैथ है। एज अ परसेंटेज ऑफ द ओल्ड CS रेशियो। तो तुम्हारे पास जो चेंज आ रहा है वो हो जाएगा 0.454545 माइनस 0.4 अपॉन 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। दिस गोइंग टू बी माइनस 0.4 करोगे, टाइम्स 100 करोगे, दैट्स गोइंग टू बी 5.45%। 5.45% शुड बी योर आंसर। इसको रिव्यू कर लेना, पॉज करके वीडियो स्लो करके देख लेना। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में कभी भी नहीं की, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में आई भी कोई मसला नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है इसमें। सबसे पहले जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अब एक्चुअल सेल्स तो हम निकाल लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। वाई? बिकॉज सेलिंग प्राइस पर यूनिट तुम्हारे पास गिवन है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स तुमने मैन्युफैक्चर किए में, तो एक्चुअल सेल निकाल लेते हैं। एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स होता है, ठीक है। पहला स्टेप है हमारे पास टू सॉल्व फॉर एक्चुअल सेल्स। तो इसको 1 मार्क कर रहा हूँ, 1 यहाँ मार्क करके दिखा रहा हूँ। एक्चुअल सेल्स होंगी सर, तुम्हारे पास यूनिट सेलिंग प्राइस 36 मल्टीप्लाइड बाई 18,000 यूनिट्स है। 36 इंटू 18,000 करो, तुम्हारे पास आना चाहिए 600 एंड समथिंग, 648 आई गेस। So that's going to be 18,000 into 36. That's going to be 648,000 तुम्हारे पास। 648,000 तुम्हारे पास एक्चुअल सेल्स आ गई। तुम्हारा सेकंड पॉइंट है ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मुला यहाँ लिख रहा हूँ। ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन इन डॉलर्स, या ब्रेक इवन इन रेवेन्यू, ब्रेक इवन इन सेल्स कहते हैं। तो ये होता है FC अपॉन CS रेशियो, ठीक है जी। टोटल फिक्स तुम्हारे पास है। अब CS रेशियो निकालना है। CS रेशियो के लिए, निकालने के लिए ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो कंट्रीब्यूशन निकालना। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे वर्क कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन इज SP माइनस VC। कंट्रीब्यूशन इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। टोटल निकाल लो या वो निकाल लो, बात ही है कि सेलिंग, अगर टोटल कंट्रीब्यूशन ले रहे हो तो टोटल सेल ले लेना, अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल रहे हो तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेना। तो कंट्रीब्यूशन होगा एसपी माइनस वीसी से 36 एसपी है ये देखो। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर दो, डायरेक्ट कॉस्ट माइनस हो गई 18 माइनस एस्टिमेटेड सॉरी सेलिंग कमीशन पर यूनिट, ऑब्वियसली कमीशन है तो नंबर ऑफ यूनिट्स पे या किसी भी चीज पे बेस होगा तो वेरिएबल ही होता है। 36 माइनस 18 माइनस 2 करोगे तो कंट्रीब्यूशन पर आ गई, कंट्रीब्यूशन आ गई $16 पर यूनिट, एक यूनिट पे $16 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है जी। और अब वो कहता है सी एस रेशियो निकालते हैं, ब्रेक इवन सेल्स, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास टोटल 180,000 टेबल में गिवन है, अपॉन सी एस रेशियो कंट्रीब्यूशन कितनी है 16, अपॉन सेलिंग प्राइस, अगर मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिया हुआ तो मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट लूंगा, तो ये 36 है, 16 अपॉन 36 कर दूंगा। मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स आ जाएंगे, तो इट्स 180,000 डिवाइडेड बाय, कैलकुलेटर पे करना 16 अपॉन 36, सर ये आ जाएगा 405,000। माई ब्रेक इवन सेल 405,000। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्रेक इवन सेल माइनस एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स करोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन सेल आएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रहा है सर 648, टोटल सेल्स ही एक्चुअल सेल्स ही माइनस ब्रेक इवन सेल निकाल दी तो 405, मतलब 4,05,000 के डॉलर्स की गुड्स बेच दोगे, उसके बाद कुछ भी बेचोगे तो प्रॉफिट में रहोगे। तो 648,000 माइनस 405 करोगे तो 243,000 तुम्हारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई। बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो सर ये डॉलर्स में आएंगे, तो हमारा आंसर जो है सारे परसेंटेजेस में, तो परसेंटेज हमेशा जैसे बेसिक मैथ है सर, बेसिक एक्चुअल सेल से कंपेयर कर रहे थे, तो तुम्हारे पास जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो एक्चुअली 243,000 अपॉन एक्चुअल सेल जो थी वो 648,000 थी। ये देखो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, 648,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी, 243 डिवाइड बाय 243 डिवाइड बाय 648। आई एम वर्किंग द कैलकुलेटर इसलिए थोड़ा देर लग रहा है। टाइम्स 100 दैट्स गोइंग टू बी 37.5% ए इज द आंसर। आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड द आंसर्स ताकि तुम भी वर्कआउट कर रहे हो, शायद मुझसे जल्दी तुम कर लो। हाउ इज ब्रेक इवन इन रेवेन्यू कैलकुलेटर, दैट्स एफसी अपॉन सीएस रेशियो, ढूंढे जी एफसी अपॉन सीएस रेशियो जो होगा वो आंसर डी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। ये आपको पता है सर, 26 से बाद आ जाओ। अब ये आ गया सर, दिस इज लिमिटिंग फैक्टर क्वेश्चन। लिमिटिंग फैक्टर मतलब जहाँ पे तुम्हारे पास एक कोई भी रिसोर्स जो है स्कार्स हो जाती है, मतलब एक कमी हो जाती है, तो अब मसला सारा ये है कि ये बात याद रखना, जब रैंकिंग करोगे, मैं लिखवा भी चुका हूँ, जब रैंकिंग करो तो तुम रैंक करते हो कंट्रीब्यूशन, पहले तो कंट्रीब्यूशन निकालते हो, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, क्या चीज लिमिटिंग फैक्टर है, मतलब फर्स्ट करो डायरेक्ट मटेरियल खराब हो गया है, डायरेक्ट मटेरियल कम पड़ गया है, या लेबर शॉर्टेज हो गया, लेबर स्ट्राइक पे चला गया है, तो तुम्हारी लेबर की शॉर्टेज हो गई है जिसकी वजह से तुम्हारी प्रोडक्शन लिमिट हो रही है, तो रैंकिंग जब भी करोगे तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालोगे हर प्रोडक्ट का, जिसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे पहले प्रोड्यूस करूंगा, राइट, ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं लिमिटिंग फैक्टर ढूंढते हैं सर। लिमिटिंग फैक्टर में येलो से हाईलाइट करूंगा, इट सेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिजनेस मैन्युफैक्चर थ्री प्रोडक्ट एक्स वाई एंड ज़ेड, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, डायरेक्ट लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई से, डायरेक्ट लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई, शॉर्ट सप्लाई का मतलब ये लिमिट करेगा तुम्हारी प्रोडक्शन को, लिमिट करेगा तुम्हारे पास डायरेक्ट लेबर को। मैं येलो से हाईलाइट कर देता हूँ, एक्स के लिए 115 है, 95 है, और जी के लिए 190 है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना और रैंकिंग करनी है, रैंकिंग को अरेंज करके देना है सर। कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं इनकी, नहीं सर ये दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन सर, इसमें कंट्रीब्यूशन पहले से गिवन है, कंट्रीब्यूशन इज फॉर ऑल थ्री प्रोडक्ट, कंट्रीब्यूशन इज गिवन। अब कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, मतलब जो लिमिटिंग फैक्टर था वो डायरेक्ट लेबर था, 175 डिवाइड बाय 115 करोगे सबसे पहले एक्स के लिए, 175 डिवाइड में ऊपर लिख देता हूँ, 175 डिवाइडेड बाय 115 एक्स के लिए, 155 डिवाइडेड बाय 95 वाई के लिए, जो लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि डायरेक्ट लेबर शॉर्ट सप्लाई में था, डायरेक्ट लेबर लिमिटिंग फैक्टर है, 60 डिवाइड बाय 190। सर ये करेंगे 175 डिवाइड बाय 115, 175 डिवाइड बाय 115 करोगे तो 1.52 इसका आ गया सर, ये कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर है सर। 155 डिवाइड बाय 95 कर लो, ये 1.63 इसका आ गया जी, और 60 अपॉन 180 कर लो, ये सबसे 0.32 इसका आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है which order production should be used to maximize the profit। अगर मैं एग्जाम होता ना तो मैं मैक्सिमाइज नहीं बोलता, मिनिमाइज, मतलब मैं बोलता कि इनएफिशिएंट यूज होता, तो तुम ऑर्डर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, मतलब एफिशिएंटली रिसोर्सेज यूज करना है, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो दे रहा है वो वाला पहले रखूंगा। अगर मैं बोलता कि हम अगर मैं एग्जाम होता ना तो मैं तुम्हें पता क्या करता, मैं बोलता कि एक इनका एक बुक कीपर जिस जो एक कॉस्टिंग का अकाउंटेंट है, वो जो है वो सही से मैनेज नहीं कर पाया, उसने सबसे लीस्ट एफिशिएंट तरीके से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कराए, तो उसकी क्या सीक्वेंस होगी वो करो। ये भी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, दिमाग थोड़ा घुमाया करो सर। एनीवेज इन दिस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, तो मतलब सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन किसका है, सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर किसका है, सबसे अच्छा है। तो मैं अगर रैंकिंग करता हूँ
तो मुझे लगता है 1.63 में वाई सबसे ज्यादा बनाऊंगा, फिर 1.52 में फिर एक्स बनाऊंगा, और फिर आखिर में अगर कुछ मेरे रिसोर्स बच गया तो जी बनाऊंगा। तो 1, 2 और 3 से ये है वाई, एक्स और जी। ढूंढो जी आंसर, वाई, एक्स एंड जी, सी इज द आंसर। इसको म्यूट करके, तो सॉरी म्यूट करके बोल रहा हूँ, इसको पॉज करके दोबारा सुन लेना। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर मंथ, ये गिवन है, ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। It says the total fixed was 100,000, budgeted sales were 5,000. अब वो कहते हैं डायरेक्टर सिंह कहते हैं reduce the unit selling price to $95, sales would increase to 6,000। पहले 5,000 यूनिट बना रहे थे, अब अगर $5 कम कर दोगे सेलिंग प्राइस में तो तुम्हारी क्वांटिटी ऑफ सेल जो है वो 6,500 हो जाएगी। व्हाट वुड बी द इंक्रीज इन प्रॉफिट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस? तो पहले इंक्रीज इन प्रॉफिट पूछ रहे हैं, इंक्रीज का मतलब चेंज है, तो पहले कोई पुराना प्रॉफिट निकालो, फिर नया प्रॉफिट निकालो, उसमें चेंज बताना है। ठीक है जी, पुराना प्रॉफिट निकालते हैं जी, आते हैं। सर कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पास गिवन है 30 यूनिट्स है, सॉरी $30 पर यूनिट है, इंटू 5,000 यूनिट्स कर लो, तो तुम्हारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। 30 इंटू 5,000 करोगे 150,000 ये आ गया। ठीक है जी, इसमें से फिक्स कॉस्ट निकाल दो, क्योंकि तुम्हें पता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ये फॉर्मूला लिख लो ऊपर, मैं दोबारा लिखवा भी चुका हूँ। कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट विल गिव यू टोटल प्रॉफिट, ये टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट पर क्वेश्चन आएगा सर इंशाल्लाह, कल देख लेना। सर 150,000 ये आ गया तुम्हारे पास कंट्रीब्यूशन, तो ब्रैकेट में डाल दो, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तुम्हारे पास 100,000 गिवन है, 100,000 माइनस कर दोगे, दैट्स गोइंग टू गिव यू 50,000 का प्रॉफिट है। तो हमें जब भी इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है या चेंज बोलेगा, 3 वर्ड बोलेगा, तो सर आपने पुराना प्रॉफिट निकालना है, नया प्रॉफिट निकालना है, उसमें चेंज बताना है। ठीक है जी, अब नया करते हैं सर। अगर ऑब्वियसली तो तुम्हारी सेलिंग प्राइस गिर रही है तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी गिरेगा। अभी कंट्रीब्यूशन कितना है, 30 है। अब ये नए जब तुम यूनिट प्राइस 100 से 95 कर रहे हो, तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी 30 से 25 हो जाएगा। अब 25 इंटू, अच्छा अब जब नए यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो 6,500 हो जाएंगे। 25 इंटू 6,500, तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकालो पहले। दैट्स गोइंग टू बी 25 इंटू 6,500 करते हैं ये। 25 इंटू 6,500 वुड गिव यू 162,500। इसमें से फिक्स लॉस निकाल दो, ये 100,000 फिक्स लॉस है, तो 62,500 आया सर। हमारा पुराना प्रॉफिट था 50,000, अब नया प्रॉफिट है 62,500। चेंज कितना आया सर? इंक्रीज, ऑब्वियसली इंक्रीज है, क्योंकि यूनिट्स बहुत ज्यादा बन गए हैं सर। तो द इंक्रीज इज द डिफरेंस बिटवीन 62,500 एंड 50,000। Sorry, my bad. That's going to be 12,500. 28C. 28A is the answer. Next is कहता है Alice works from home, making and selling greeting cards. All her business costs are variable. Alice plans to double her output. अगर output double करेगी तो मेरी बात सुनो, to do this she will need to rent a small workshop। इससे पहले जब ये वर्कशॉप नहीं थी इसके पास, तो सारी की सारी कॉस्ट उसकी वेरिएबल थी। अब जैसे ही वर्कशॉप रेंट करेगी, तो चाहे वर्कशॉप पे आपने प्रोडक्ट्स बनाए या नहीं बनाए, आपको रेंट देना ही देना है। दैट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो इंक्रीज होगा डेफिनेटली, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। अब वो जितना रेंट होगा तो ऑब्वियसली वो चीजें महंगी करेगी, क्योंकि रेंट तो उसने अपनी सेलिंग प्राइस में चार्ज करना ही होगा ना। मतलब रेंट तो रिकवर करेंगे ना, जितनी चीजें बेचेंगे उसमें रेंट भी रिकवर करेंगे। तो मेरे पास विच कॉस्ट विल इंक्रीज बोला हुआ है, तो मुझे लगता है सर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज, यस और नो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज नहीं हो रही, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही। पूछो क्यों? वो इसलिए इसलिए क्योंकि अब वो एक्सपैंड कर रही है। ही प्लान्स टू डबल हर आउटपुट। सर अगर एक यूनिट बन रहा था $25 का, अभी भी 25 का ही बनेगा, मगर पहले 1,000 यूनिट बेची थी, अब 5,000 यूनिट बेचेगी, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इस पॉइंट को दोबारा सुनना, नहीं समझ आया तो मुझे मैसेज करना, मैं समझा दूंगा। 22C, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती, बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा, क्योंकि आउटपुट चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आउटपुट डबल हो रहा है। आउटपुट डबल हो रहा है तो 25 इंटू 1,000 करो, आउटपुट को डबल कर दो, तो 2,000 यूनिट बना रही, तो 25 इंटू 2,000 हो जाए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होगी। Next is which cost calculated which cost included when calculating cost of sales using absorption costing? Sir, it's going to be fixed factory overhead costs, and it's going to be fixed selling and distribution cost। ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, इसका कोई काम नहीं है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की वजह से कॉस्ट निकाल रहे होते हो, जो कॉस्ट निकाल रहे हो, तो ये सेलिंग एक्सपेंडिचर्स अभी नहीं लिखते। फाइनेंस कॉस्ट कोई काम नहीं, डायरेक्ट कॉस्ट। यस सर, 1 and 4 इज द आंसर। नेक्स्ट इज कंपनी द बजट। ठीक है जी, अब ये जो है ना, ये ऐसा एमसीक्यू बहुत हमने किया ही नहीं है, ये तुम्हारा एमसीक्यू है, स्पेसिमेन पेपर से निकाला है मैंने ये एमसीक्यू। अब मसला सारा ये होता है कि दो तरह के कॉस्ट सेंटर होते हैं, एक सर्विस कॉस्ट सेंटर होता है, एक प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर होता है। इसकी अपॉर्चनमेंट तुमने पेपर 2 में की है। अब वो कहता है कंपनी बजटेड फॉलोइंग फैक्ट्री ओवरहेड। ये बजट है, ये सारे बजटेड हैं, मगर इनमें से स्टोर जो होगा ना सर्विस कॉस्ट सेंटर, ये तो तुम्हें पता है, ये नंबर ऑफ रिक्विजिशंस पे होता है या नंबर ऑफ पर्सनल पे डिवाइड हो जाते हैं। हम बेसिस निकालते थे, याद करो। खैर एनीवेज,
मशीनिंग एंड असेंबली आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जी, ये भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, बट स्टोर्स इज सर्विस डिपार्टमेंट। अब मसला सारा ये होता है जब स्टोर्स सर्विस डिपार्टमेंट होता है ना, तो स्टोर्स का जो कॉस्ट होता है वो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे रीअपोर्शन करना होता है। इस 10,000 को असेंबली डिपार्टमेंट में भी कुछ पार्ट जाएगा और मशीनिंग डिपार्टमेंट में भी कुछ जाएगा, और किस बेसिस पे जाएगा वो नीचे बेसिस लिखी हुई है, देखते हैं आप। द टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स इशूड रिक्विजिशंस टू स्टोर, सर नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशंस के ऊपर डिवाइड हो रहा है। अब वो कहता है मशीनिंग डिपार्टमेंट ने 120 रिक्विजिशन भेजी, रिक्विजिशन मतलब एक स्लिप भेजी कि भाई हमें ये सामान इशू कर दो, और असेंबली डिपार्टमेंट ने 80 दफा एक साल में एक स्लिप भेजी कि भाई इतना सामान हमें इशू कर दो। तो मशीनिंग ज्यादा यूज कर रहा है सर, स्टोर्स को मशीनिंग ज्यादा यूज कर रहा है क्योंकि ज्यादा कंपोनेंट्स मंगवा रहा है स्टोर से। खैर एनीवे, इसको अपोर्शन करते हैं, सर्विस कॉस्ट सेंटर को डिवाइड करते हैं। सर अब देखते हैं पहले क्या करना है। पहले कर चलो मैं तो एक्स्ट्रा काम करा रहा हूँ, आओ इधर एक्स्ट्रा कर लेते हैं थोड़ा सा। वो कहते हैं 10,000 को डिवाइड करो मशीनिंग डिपार्टमेंट में, तो सर्विस कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट है 10,000, मशीनिंग डिपार्टमेंट 120 रिक्विजिशन देता है और टोटल रिक्विजिशन 200 है, तो इस पे आ जाएगा $6,000 मशीनिंग डिपार्टमेंट, कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद असेंबली डिपार्टमेंट पे भी 10,000 का कुछ पोर्शन जाना है, बट असेंबली डिपार्टमेंट ने सिर्फ 80 रिक्विजिशन दिया आउट ऑफ 200, तो 80/200 करोगे तो बाकी बचा 4,000। कैलकुलेटर भी करना है, कैलकुलेटर भी कर लो, आंसर यही आना है 6,000 और 4,000। तो अब ये जो सर्विस कॉस्ट सेंटर का 10,000 था ना बेटा, ये 6,000 इज ऑन मशीनिंग डिपार्टमेंट एंड 4,000 इज ऑन असेंबली डिपार्टमेंट। अब वो तुमसे क्या पूछता है, व्हाट वाज द बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, मतलब OAR मांग रहा है। OAR का सर फॉर्मूला यही होता है, बजटेड एक्सपेंडिचर अपॉन मशीन आर या डायरेक्ट लेबर आर या जो भी होगा, बजटेड डायरेक्ट लेबर आर या मशीन आर जो भी होगा, ठीक है। देखते हैं और फॉर द मशीनिंग डिपार्टमेंट मुझे लग रहा है डायरेक्ट मशीन आर होगा, देखते हैं। इट सेज बेस्ड ऑन 4,300 बजटेड मशीन आर, ठीक है जी। अब बजटेड एक्सपेंडिचर कौन से डिपार्टमेंट का मांग रहा है, मैं हाईलाइट करता हूँ। बजटेड OAR जो मांग रहा है ना वो मशीनिंग डिपार्टमेंट का मांग रहा है। मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड निकालो जरा, 80 और 6 टोटल ओवरहेड हो गया 86,000। ये सर्विस कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट भी डिवाइड ऐड होगी, तो टोटल ओवरहेड बजटेड ओवरहेड हो गया मशीन डिपार्टमेंट का 86,000। इसको डिवाइड कर दो बजटेड मशीन आवर्स क्योंकि गिवन है, 86,000 डिवाइड 4,300 कर लो जी, आंसर आ जाएगा डिवाइड बाय 4,300, तो इट्स गोइंग टू बी $20। $20 हुआ यार, ये देख लेना प्लीज, चेक कर लेना इसको, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इस तरह क्वेश्चन कम आया, ये स्पेसिमेन पेपर से निकाला मैंने, ठीक है जी। स्पेसिमेन पेपर भेज देता हूँ। मैन्युफैक्चरर हैज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 300,000, इट मैन्युफैक्चर सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर $80 पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। यार मेरी बात सुनो यार, ये सेलिंग प्राइस है, अच्छा खैर, इन मैन्युफैक्चरर सेल सिंगल सेल प्राइस और यूनिट आ गई, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो 60%। हाउ मेनी यूनिट डज नीड टू सेल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 600,000, ठीक है जी। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। अब मेरी बात सुनना, प्रॉफिट निकालना ना, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सर टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। ये फॉर्मूला याद कर लो, इस पे एमसी। सॉरी जी, आई गेस थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, टेक्निकल ग्लिच, इंटरनेट का मसला हो गया था। खैर वो कहता है टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा हूँ, ठीक है जी। टोटल कंट्रीब्यूशन मेरे पास निकालनी पड़ेगी, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो है, बिल्कुल बच्चों की तरह करूँ तो C/S मल्टीप्लाइड बाय 100, ये बराबर है 60% के या 60 के। तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं पता, हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट C/80 इंटू 100 इक्वल्स टू 60 कर लेता हूँ, एक 0 0 कट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 10C इक्वल्स टू 8 इंटू 60 कर लेता हूँ 480। सर C आ जाएगा $48, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया पर यूनिट $48, ठीक है जी। कहता है हाउ मेनी यूनिट्स, अब मुझे नहीं पता कितने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करना है, 48 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे नहीं पता, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। फिक्स्ड कॉस्ट तो लेवल ऑफ आउटपुट पे चेंज ही नहीं होती ना, तो लेवल ऑफ एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करी, तो 300,000 इक्वल्स टू प्रॉफिट कितना है सर, प्रॉफिट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 600,000। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 48x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं, 900,000 हो गया, 900,000 डिवाइड बाई 48 कर लो सर, 900,000 divided by 48 is going to give you 18750, which is the answer. So x is the number of units, 18750 units तुमने प्रोड्यूस कर देंगे ताकि तुम्हारा प्रॉफिट जो है ये होता है, ये टारगेट प्रॉफिट कहलाता है। टारगेट प्रॉफिट क्वेश्चन बोला था मैं, ये टारगेट प्रॉफिट का क्वेश्चन, ठीक है जी, ये बात याद रखोगे। नेक्स्ट इज the cost of direct material increasing
तो कहता है व्हाट इज द इफेक्ट इफ बिजनेस यूजेस फीफो। यार ये बात याद कर लो, फीफो यूज करोगे तो तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा आएगी। फीफो के अंडर अंडर फीफो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ग्रेटर। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है तो ज्यादा माइनस हो रही है, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होती है तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट फॉर द ईयर बढ़ जाएगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू अगर तुम एफको की जगह फीफो यूज करते हो तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू तो इंक्रीज हो गई। मेरा ऑप्शन है या तो ए है या डी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज तो कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज एंड प्रॉफिट फॉर देयर इंक्रीज, डी इज द आंसर। ठीक है, जिसको रिव्यू करना कोई मसला तो मुझे मैसेज कर देना। इट सेज क्यू लिमिटेड एम्प्लॉइज मशीन ऑपरेटर सुपरवाइजर। अच्छा क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है ये। इट सेज ईच मशीन ऑपरेटर प्रोड्यूसेस 100 यूनिट्स पर वीक। ठीक है जी, 7,700 यूनिट बनते हैं पर वीक। भाईजान एक मशीन ऑपरेटर की बात करता हूँ, एक मशीन ऑपरेटर, वन मशीन ऑपरेटर 100 यूनिट्स बनाता है एक हफ्ते में। हमारी प्रोडक्शन इस हफ्ते में हुई है 7,700 यूनिट, तो कितने मशीन ऑपरेटर चाहिए होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 77 मशीन ऑपरेटर चाहिए होंगे। अब हर मशीन ऑपरेटर के बाद हर 10 मशीन ऑपरेटर्स के ऊपर एक सुपरवाइजर है। देखना, वन सुपरवाइजर कैन सुपरवाइज अप टू 10 मशीन। अप टू बोला है, एग्जैक्ट 10 नहीं, मतलब 10 से ज्यादा भी हो, 10 नहीं, अप टू मतलब मैक्सिमम 10 को, 10 से कम को सुपरवाइज कर सकता है, 10 से ज्यादा को सुपरवाइज नहीं करेगा। और सुपरवाइजर की सैलरी है $550 पर वीक। अब हमारे पास 77 मशीन ऑपरेटर हैं। अगर 77 मशीन ऑपरेटर एक एक सुपरवाइजर 10 मशीन ऑपरेटर हैंडल करता है, तो मुझे एटलीस्ट 8 सुपरवाइजर चाहिए ही चाहिए। ऐसा तो 7.7 सुपरवाइजर तो नहीं हो सकते ना, 8 सुपरवाइजर चाहिए। पहला वाला 10 को कंट्रोल करेगा, दूसरे 20 को करेगा, 30, 40, 50, 60 एंड देन 70 एंड देन 80। तो आखिरी वाला जो होगा वो 7 को कंट्रोल कर रहा होगा। तो 8 सुपरवाइजर चाहिए। हर एक की सैलरी है $550 पर वीक। 8 इंटू 550 करोगे तो क्या आंसर आएगा सर? देखो 550 into 8, 550 into 8, it's going to give you 4,400. इसकी सैलरी आ गई 4,400। Where what type of cost is supervisors pay? And what is the total cost per week? So ये A और C, so A और C तो आंसर नहीं हो सकते। ये वेरिएबल नहीं है सर, ये स्टेप्ड है। मतलब अप टू 10 मशीन ऑपरेटर्स, एक लिमिट लगाई गई। 10 मशीन ऑपरेटर दोगे तो इतनी सैलरी लूंगा। 10 से ज्यादा हैंडल करूंगा अगर 10 से ज्यादा हैंडल करूंगा तो मैं अपनी चार्जेस बढ़ाऊंगा। सो इट्स अ स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। स्टेप्ड कॉस्ट आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ जाता है। With what is the limitation of absorption cost? इधर याद कर लो, it is not useful for improving the organization performance, it is just costing method। कॉस्ट निकाल के देता है, टोटल कॉस्ट को इंप्रूव करता है, टोटल फुल कॉस्टिंग कहलाता है, इसको कोई काम नहीं है। 25 is an MCQ that was troubling me। I want all of you, आप भी इसको गो थ्रू करें जी, मैं भी गो थ्रू करता हूँ इसको। 25 जो है वो तंग कर रहा है, हमने 25 को खुद करना है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाए द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। In what circumstances will break even point in units? अब break even point in units को मैं सर्कल हाईलाइट कर लेता हूँ। break even point in units का मतलब क्या है सर? इसका मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आप गौर से सुनते जाना, थोड़ा सा डीप चलते हैं इसमें से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये बात याद रखोगे। तो अगर तो ये अच्छा याद रखना, फिक्स्ड कॉस्ट जो है न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन बढ़ेगा, न्यूमरेटर कम होगा फ्रैक्शन गिरेगा। इसमें भी अगर सेलिंग प्राइस बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन गिरेगा, टोटल वैल्यू गिरेगी। खैर एनीवेज, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस द ब्रेक इवन पॉइंट डिक्रीज करना है, हमने डिक्रीज करना है। सर मुझे लगता है इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट पर यूनिट। अगर लेबर कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा रहे हो तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कौन सा कॉम्पोनेंट बढ़ेगा। अगर लेबर कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ रहा है मतलब ज्यादा माइनस होगा तो कंट्रीब्यूशन कम आएगी, डिनोमिनेटर कम होगा तो तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट्स बढ़ जाएगा। विच इज वाई ए इज नॉट द आंसर। इसको दोबारा दोबारा सुनना जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, अगर समझ नहीं है तो। वो कहता है डिक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा जी, अब हम लोग इसको दोबारा इरेज कर लेते हैं जो हमने बनाया था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, यहाँ लिख लेते हैं दोबारा से माइनस वीसी पर यूनिट। अब पॉइंट पार्ट 2 के लिए मैं देख रहा हूँ, डिक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट। सर मटेरियल कॉस्ट भी अगेन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर इस वक्त डिक्रीज है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट में, मतलब वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है। जब वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है तो सेलिंग प्राइस में से कम वैल्यू माइनस हो रही है। जब सेलिंग प्राइस से कम वैल्यू माइनस होगी तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तुम्हारा डिनोमिनेटर है। अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है, विच इज व्हाई वन ऑफ द ऑप्शंस इज पॉइंट नंबर 2।
इसको दोबारा दोबारा सुन लेना, वीडियो का फायदा यही होता है। डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, सर ये वही चीज है, एग्जैक्ट सेम, यस। डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट करो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट करो, या वेरिएबल कॉस्ट करो, या वेरिएबल ओवरहेड या वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड में डिक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर बढ़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। अगर वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ा, डिनोमिनेटर बढ़ा तो फ्रैक्शन की वैल्यू गिरी। आप देखते हैं इंक्रीज इन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्रीज है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तुम्हारा न्यूमरेटर है, उसमें अगर इंक्रीज हो गया, अगर न्यूमरेटर इंक्रीज होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है, व्हिच इज व्हाई 4 इज आल्सो नॉट द आंसर। द आंसर इज 2 and 3. A company makes and sells a single प्रोडक्ट टाइप, द प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर $50 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 30 पर यूनिट, ठीक है जी। तो एसपी माइनस वीसी कर लो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगी मेरे पास। कंट्रीब्यूशन मेरा दिल चाहता है बस जहां यहाँ देखो ना तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया करो। सर ये 50 माइनस वेरिएबल एसपी माइनस वीसी, that's going to be 50 minus 30, that's going to be $20. फिक्स कॉस्ट इतनी है, how many units of the product does the company need to make a profit of 3? ये इस तरह क्वेश्चन करा चुका हूं, दोबारा सिर्फ इसका मैथ लिख रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी है। कंट्रीब्यूशन है $20 पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट मुझे नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 500,000 इक्वल्स टू प्रॉफिट तुम्हारा 300,000। इसको वर्कआउट कर लेना, इसका आंसर मैंने मार्क किया हुआ है 300,000 है, चेक कर लेना, ठीक है जी। 300 1 2 3, ठीक है जी, ये चेक कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज अगेन ये रैंकिंग क्वेश्चन है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं चार्जर लेके आ रहा हूँ। Okay, I'm back. It says the business makes and sells 3 different products, M&N-O. वही है सर, ये वापस रैंकिंग का क्वेश्चन है। रैंकिंग क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, फॉर हेवन से कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर सीख लेना। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब है तुम्हारी प्रोडक्शन को लिमिट करेगा, या तो लेबर स्ट्राइक पे चला जाएगा, या मशीन खराब हो जाएगी, या बिजली नहीं आ रही होगी, कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई एक फैक्टर होगा जो तुम्हारी प्रोडक्शन को लिमिट कर रहा होगा। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकाल के फिर रैंकिंग कर देना बेटा। और ये क्वेश्चन रैंकिंग का आई एम श्योर इंशाल्लाह कल आता है, मुझे नहीं पता, खैर एनीवेज। ईच देखो, अ बिजनेस मेक्स एंड सप्लाइज 3 सेल्स, मेक्स एंड सेल्स 3 डिफरेंट प्रोडक्ट टाइप्स, M&N-O, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, ठीक है जी। इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं दी हुई, पिछले क्वेश्चन पिछले टेबल में ना कंट्रीब्यूशन दी हुई, इसमें कंट्रीब्यूशन निकालनी पड़ी। चलो पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस कंट्रीब्यूशन इज एसपी माइनस वीसी। सेलिंग प्राइस एम की 240 है, माइनस डायरेक्ट लेबर माइनस डायरेक्ट मटेरियल माइनस वेरिएबल ओवरहेड। कंट्रीब्यूशन का एक यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं, एक रो बना लेते हैं, कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं जी। सो इट्स गोइंग टू बी, सर इट्स गोइंग टू बी 240 minus 110 minus 65 minus 20, that's going to be 45 for product M. For product N it's going to be 280 minus 120 minus 90 minus 30, that's going to give you 40, and then 250 minus 90 minus 100 minus 25. ये कर लेना सर, 250 minus 90 minus 100 minus 25, that's going to give you 35. तो कंट्रीब्यूशन तो आ गई, बट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर देखना। अब वो क्या कहता है, व्हाट इज इन शॉर्ट सप्लाई, ईच प्रोडक्ट यूजेस द सेम डायरेक्ट मटेरियल व्हिच इज इन शॉर्ट सप्लाई। व्हाट इज इन शॉर्ट सप्लाई, द डायरेक्ट मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई। तो रैंकिंग करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल से डिवाइड करने की जरूरत है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं निकालनी, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना है। सर लिमिटिंग फैक्टर का मतलब है कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट मटेरियल 45/110, एम के लिए ऊपर लिख रहा हूँ सर, ठीक है जी। 45 डिवाइड बाय 110, एम का है 45 डिवाइड बाय 110, that's going to be 0.41, ठीक है जी। उसके बाद है 40 डिवाइड बाय 120, that's going to be 40 डिवाइड बाय 120, that's going to be 0.3 रिकरिंग, एंड 35 डिवाइड बाय 90 कर लेते हैं, 35 डिवाइड बाय 90 is 0.388, मतलब 0.39 रख लो, ठीक है जी। अब सबसे अच्छा जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है मेरे लिमिटिंग फैक्टर पे, वो मैं रैंकिंग करता हूँ। आओ जी, सबसे पहले मैं प्रायोरिटी दूंगा प्रोडक्ट एम को, फिर प्रायोरिटी दूंगा प्रोडक्ट ओ को, और फिर सबसे कम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। सो होगा MON should be my answer. MON is the answer. These answers are taken out from the marking scheme. पहले मैंने मार्क कर दिया ताकि आपको बार बार मार्किंग स्कीम देखनी ना पड़े। Business the following information, sir. This is a very good MCQ, sir. This is very hot, sir. This is a very good question. This will इसको जरा गौर से देखना, बार बार सुनना इसको, okay? I'm going to be very clear on this, इंशाल्लाह इस पे क्लियर होते हैं सर। वो कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट है और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। देखो मेरी बात सुनो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है, इसका मतलब है कि अगर ये 40% है ना, मतलब 40% ऑफ
सेल्स इज कंट्रीब्यूशन। अच्छा, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ उसे। कंट्रीब्यूशन इज एक्चुअली एसपी माइनस वीसी, राइट। अब सेलिंग प्राइस के दो माइनस वीसी को उधर भेज दो, तो सुनना, उसको कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बता रहा हूँ। सो इट्स गोइंग टू बी कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। अब सेलिंग प्राइस के दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉस्ट होती है और एक प्रॉफिट होता है। जो कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है और जो प्रॉफिट है वो कंट्रीब्यूशन है। अब वो कहते हैं कंट्रीब्यूशन का हिस्सा है 40%, तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट 60% होगी, तो सेलिंग प्राइस 100% सेट होती है। अगर कह रहा है कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो, मतलब तुम्हारा कंट्रीब्यूशन एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स is 40%, then the costs are covering 60% of your selling price, right? अब तुम्हारे पास ना कंट्रीब्यूशन गिवन है, ना तुम सारे फॉर्मूले लगा के देख लेना, कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा होगा। तो अगर तुम्हारे पास वेरिएबल कॉस्ट है $27 और कॉस्ट की परसेंटेज आ रही है 60%, मतलब 100% सेल्स से 40% उसका कंट्रीब्यूशन है, तो कंट्रीब्यूशन और सेलिंग प्राइस ऐड करोगे, 40% में कितना ऐड करोगे, 100% हो जाए 60%। तो दिस $27 is actually representing 60% of your sales, right? उसके बाद कहता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, ठीक है जी। अब ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। यूनिट्स में गिवन है तो एफसी अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हम अगर हम कंट्रीब्यूशन निकालें ना सर, किसी तरह कंट्रीब्यूशन मिल जाए और उसको ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, और इक्वलाइज कर देंगे इस फॉर्मूले को 5000 से, हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है जी। अब देखते हैं जी, जब वेरिएबल कॉस्ट है और उसकी 60% है, तो कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं पता $X, बट कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कितना है, 40% है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये जरा मैथ लगानी पड़ेगी, जिसका मैथ अच्छा है उसका अकाउंटिंग अच्छा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एक्स का आंसर आ रहा है सर $18। दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तुमने कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया $18। आप फॉर्मूला लगाते थे जी, सो इट्स गोइंग टू बी फिक्स्ड कॉस्ट, मुझे नहीं पता सर, वो तो निकालनी है अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट्स 18 इक्वल्स टू 5000। आंसर 5000 गिवन था, ये देखो 18 to 5000 करो, फिक्स्ड कॉस्ट इज 90,000। प्लीज गो थ्रू दिस अगेन, नहीं आता जस्ट मुझे टेक्स्ट में मैं सॉल्व कर दूंगा, फिर दोबारा समझा दूंगा, ठीक है जी। इज अ गुड एमसीक्यू। It says which values are not sufficient to enable the calculation of contribution to sales ratio। contribution to sales ratio के लिए contribution चाहिए, और contribution में sales price चाहिए, और variable cost चाहिए। variable cost में direct material होगा, direct labor होगा, variable production overhead होगा, VPOH या variable overhead होंगे, प्लस ये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवर, वेरिएबल सेलर, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। ये बात याद रखोगे, वेरिएबल कॉस्ट सारी होंगी। तो आर नॉट सफिशिएंट टू इनेबल, तो हमें कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो चाहिए ना। पार्ट ए इज द आंसर, ए को देखते नहीं है, बी आंसर क्यों नहीं है, बी सफिशिएंट होगा। सेलिंग प्राइस है, यस, फिक्स्ड कॉस्ट है, प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस फिक्स्ड कॉस्ट है, तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करूंगा, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करूंगा, तो प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर सर एसपी माइनस वीसी कंट्रीब्यूशन है, जब ये सॉल्व करूंगा सेलिंग प्राइस गिवन होगी, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन होगी, प्रॉफिट गिवन होगी, आराम से वेरिएबल कॉस्ट आएगा, आराम से कंट्रीब्यूशन आई, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स निकला हुआ क्योंकि सेल्स गिवन होगी। सो व्हिच इज व्हाई बी इज नॉट द आंसर। फिर सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, तो फिर सर ये तो ठीक है, सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन निकल गया, बट टोटल सेल नहीं गिवन और वेरिएबल कॉस्ट तो गिवन है, ठीक है। तो ये देखना, चेक करना। उसके बाद क्या कहता है सर, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट, ये सारे ऑल ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या है कि नॉट सफिशिएंट। पार्ट सी देखते हैं, वापस से करते हैं। सेलिंग प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, एसपी माइनस वीसी करोगे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल रेशियो आराम से निकलेगा। तो दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज व्हाट इज एनेबलिंग यू टू फाइंड आउट। ए इज एन एक ए में इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। डी देखते हैं, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, प्रॉफिट है, वही चीज है सर, ऊपर वाला ये वाली चीज है। तो ये सारी चीजें गिवन है, तो आसानी से बी, सी और डी में सीएस रेशियो निकल जाएगा, ए में सीएस रेशियो नहीं निकलेगा क्योंकि सिर्फ कंट्रीब्यूशन गिवन है, सेल्स नहीं गिवन। तो सीएस रेशियो के लिए सी अपॉन एस होना चाहिए, ठीक है जी, एस नहीं हम गिवन। विच स्टेटमेंट कनेक्टिंग द ब्रेक इवन पॉइंट इज करेक्ट। जब ब्रेक इवन पॉइंट होगा तो सारा का सारा प्रॉफिट सारा का सारा कॉस्ट के बराबर होगा, सारी की सारी सेल्स और सारी की सारी कॉस्ट बराबर होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होती है। कंट्रीब्यूशन इक्वल्स फिक्स्ड कॉस्ट एट ब्रेक इवन पॉइंट, ये बात याद रख लेना। कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो और फिक्स्ड कॉस्ट कम हो तो प्रॉफिट होता है, कंट्रीब्यूशन कम हो और फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा हो तो लॉस है। सीवीपी का एक नोट भेज रहा हूँ, वो याद कर लेना। 28 सर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मजे का क्वेश्चन है ये, पता नहीं तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो, बट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन,
मेरी बात सुनना, बहुत कॉमन सेंस की बात है। बिजनेस मैन्युफैक्चर करता है 4000 यूनिट और बेचता कितना, 3600। तो मैन्युफैक्चर किया 4000 बट सोल्ड ओनली 3600। सर अनसोल्ड इन्वेंट्री, अनसोल्ड इन्वेंट्री कितनी है, 400 यूनिट्स आ गए। अब मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना, मुझे कहता है देयर वाज नो ओपनिंग इन्वेंट्री, द बिजनेस वैल्यूज इट्स इन्वेंट्री यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री? सर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स तो आ गए हैं, 400 यूनिट बचे हुए हैं, अब इसकी एक यूनिट की कॉस्ट निकाल लूं अगर, तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। बट मसला सारा ये है कि सारी चीजें जो है ना ये टोटल में दी हुई है, पर यूनिट नहीं दी हुई। हमारे पास 400 यूनिट, हम टोटल कैसे निकालेंगे? आओ देखते हैं जी। ये 80,000 जो यूनिट्स है ना, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग, ये टोटल वो कहते हैं द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ इनके। तो टोटल कॉस्ट तो सर 4000 यूनिट मैन्युफैक्चर की, तो 4000 यूनिट पे $80,000 लगे हैं। डिवाइड बाय 4000 कर लो जी, कितना आया, $20 पर यूनिट आ गया। ये बात मानते हो? टोटल यूनिट्स हमारे पास जो प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर किए थे वो 4000 यूनिट्स है, उस पे डायरेक्ट मटेरियल लगा 80,000 का। 120,000 तुमने लेबर पे स्पेंड किए, तो 120,000 डिवाइड बाय 4000 कर लो, $30 पर यूनिट डायरेक्ट लेबर आ गया। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड बाय 4000 करो तो कितना आ गया सर, $9 पर यूनिट आ गया। और 18,000 डिवाइड बाय 4000 करो तो $4.5 पर यूनिट आ गया सर। तो ये और फिक्स और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का जरूरत नहीं है हमें। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री मार्जिनल कॉस्टिंग तो ये सर, फिक्स कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट का काम ही नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ सर, जो कॉस्टिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिलायबल वैल्यू ना, तो ये सेलिंग जो कमीशन का जो पार्ट है, वेरिएबल सेलिंग कमीशन है, क्या ये इंक्लूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर आई डोंट थिंक सो ये इंक्लूड होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हम कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं निकाल रहे, हम इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में सेलिंग एक्सपेंसेस तो कोई काम नहीं। मतलब मैन्युफैक्चर करा है तो कितना खर्चा हुआ मैन्युफैक्चर करने में, उसको बेचने में जो खर्चा वो अलग कॉस्ट है, बिल्कुल है, कंट्रीब्यूशन में बिल्कुल आएगा, मगर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन भी आएगा, बिकॉज इन्वेंट्री वैल्यू लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ नेट। मतलब इन्वेंट्री की तो वो देख रहे हो कितना खर्चा हुआ है इन्वेंट्री बनाने में, और उसको बेचने में कितना खर्चा है वो बाद में देखेंगे, मगर उसकी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में नहीं आएगा। तो हम कॉन्ट्रीब्यू अब हम निकाल लेते हैं सर, इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं जो $20 ये ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ। तो $20 ये, $30 ये और $9 ये, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। $59 की कॉस्ट आ रही है। 59 इंटू 400 कर लो, 59 इंटू 400 कर लो, 23,600 इज माई आंसर सर, 23,600। बिकॉज $59 हमने पर यूनिट कॉस्ट निकालने, मल्टीप्लाई 400 यूनिट्स जो अनसोल्ड इन्वेंट्री थी, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, तो आंसर वुड बी 23,600, राइट। चलो जी लास्ट पेज है बस, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। कंपनी द फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ 30th नवंबर, ठीक है जी, इट हैज नो ओपनिंग इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द ईयर द अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी वी परचेज। आपको क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में तुम्हें तकलीफ हुई थी, पता नहीं, आज भी मैंने कराया था क्लास में भी। टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं, जब भी ये टेबल देखो, यूनिट कॉस्ट देखो, क्वांटिटी देखो, तो टोटल वैल्यू निकाल लिया करो, आपको में बड़ी जरूरत पड़ती है सर। 330 इंटू 40 करो, ये 13,200, एक यूनिट 40 का था, 330 क्वांटिटी पड़ी हुई थी, $13,200 ये हो गया। 288 इंटू 50 कर लो सर, दैट्स गोइंग टू बी 14,400, ये हो गया। इसकी टोटल वैल्यू का टोटल कर लो सर, 13,200 प्लस 14,400 प्लस आंसर, दैट्स गोइंग टू बी 27,600। ये टोटल वैल्यू आ गई 27,000, और टोटल क्वांटिटी है 330 प्लस 288, तुम्हारे पास 618 यूनिट्स आ गए, जो टोटल पड़े हैं 27,600 के। अब एवरेज रेट निकाल लो सर, एवरेज वेटेड रेट, एवरेज रेट निकाल लिया करो, एफको में हमेशा रेट निकाल लिया। टोटल जो परचेज हुई है 27,600 डिवाइड बाई 618, 27,600 डिवाइड बाई 618, दैट्स गोइंग टू गिव यू 44 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे अभी, 66019 ले रहा हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है, रोने की बात नहीं है, पर यूनिट का पड़ा है। अब तुम क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यू कर रहे हो, इन्वेंट्री की वैल्यू कर रहे हो, तो एक चीज हाईलाइट करो, सब कोई काम नहीं। ये $100, ये $100 जो है ना बेटा, सेलिंग प्राइस है। इन्वेंट्री वैल्यू लोअर ऑफ कॉस्ट नेट रिलायबल वैल्यू, इसका कोई काम नहीं होता। सेलिंग प्राइस और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए करेंगे। तो हमारे पास 500 सेल्स बताइए, अब सेल्स का मतलब है इन्वेंट्री आउटफ्लो है। अब तुम्हारे पास 618 यूनिट थे, 500 चले गए, क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितने बचे? मैं यूनिट्स एंड इन्वेंट्री पूछूं तुमसे अगर, तो तुम बोलोगे सर 618 यूनिट्स हमारे हमने परचेज किए थे, 500 यूनिट सेल कर दिए, इन्वेंट्री में यूनिट पड़े 118, और हर यूनिट को वैल्यू करना है एवरेज रेट पे। वो एवरेज रेट क्या है? 44.66019। कैलकुलेटर पे लगाए रखना इसको, डायरेक्ट आंसर निकालो, इट्स गोइंग टू बी $5269.9। सर ये तो ये नहीं आ रहा। आप एक मिनट रुकेंगे, आपको मैं स्टेटमेंट भी पढ़ाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट।
ये जो है $5269.9 है, ये 5270 हो जाएगा क्योंकि बोला हुआ है करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर। ओके, जी। सो बिजनेस द फॉलोइंग बजट डेटा फॉर प्रोडक्शन ऑफ 50,000 यूनिट्स है। ये बात मतलब 50,000 यूनिट्स की बात हो रही है, सारी कॉस्ट 50,000 यूनिट्स की बेस्ड है। To determine the selling price, depends that 40% of cost of production, what will be the total selling price of 500 units? 500 units की total cost है। कोई मसला नहीं है सर, 50,000 की निकाल लेंगे टोटल, डिवाइड बाय 50,000 कर देंगे, मल्टीप्लाई 500 कर देंगे। तो अब सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो पहले हमें, अब वो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर वो लेवल में मैन्युफैक्चरिंग किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सिर्फ जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं वो जाता है। सर 300,000 यस, इनडायरेक्ट लेबर यस, फैक्ट्री सुपरवाइजर यस, सेल्स स्टाफ का कोई काम नहीं है, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री मशीन प्रोडक्शन यस, डिलीवरी व्हीकल ऑफिस का काम, इसका काम, इसकी ये कॉस्ट हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में नहीं आएगी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये भी ऑफिस में जाते हैं, राइट। अब हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 300,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस, सॉरी प्लस, बस खत्म, ये चारों ही है। ये हो जाएगा 300, सॉरी कैलकुलेट करते हैं सर, 300 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 80, दैट्स गोइंग टू गिव यू $460,000। टोटल तुम्हारा 460,000 आ गया। डिवाइड बाय, अच्छा इसको अब इसका ही 40% निकाल सकते हो, या डिवाइड बाय 50,000 कर दो, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, इनटू 40% कर देना, मल्टीप्लाई 500 कर, या 460,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है जी। इसका 40% निकाल के इसमें ऐड कर देते हैं, इसका 40% निकालो, 460 का 40% निकाला मैंने, 460 into 0.4, that's going to be 184, 184 ऐड कर दिया, तो 460 प्लस 184 कर दिया, 644,000, ये मेरी सेलिंग प्राइस, 644,000 सेलिंग प्राइस है, ठीक है जी। ये 644,000 है बेटा, 50,000 यूनिट्स की है, दिस इज फॉर 50,000 यूनिट्स, ठीक है जी। हमें 500 यूनिट्स की चाहिए, तो हम 644,000 डिवाइडेड बाय 50,000 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 500 कर लेते हैं, डिवाइड बाय 644 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई, that's 6440 is my answer. Just see, इसको दोबारा देख लेना, रिव्यू करना इसको, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने किया नहीं था, बहुत सारी चीजें की थी। A trader rents a vehicle of 10,000 which allows him to cover 20,000 miles। सर पहले लिमिट लग गई, 20,000 माइल पे कोई मसला नहीं, 20,000 माइल पे $10,000 लगेगा। If the mileage is exceeded, additional charge of 5,000, step fixed was the step cost. Next, when business when might a business calculate its contribution to sales ratio rather than contribution to per unit? When the business produces and sells several different, तो हर अलग अलग प्रोडक्ट तुम्हें अलग अलग कंट्रीब्यूशन देगा, तो कंट्रीब्यूशन, उसकी कंट्रीब्यूशन एज ए परसेंटेज ऑफ इट सेल देख लेना, जो सबसे अच्छा सीएस रेशियो देगा वो प्रोड्यूस करोगे तुम, या वो तुम कोशिश करोगे कि उसकी सेल्स को प्रमोट करो ताकि तुम्हें प्रॉफिट ज्यादा हो। सो द आंसर इज बी, इसको भी the answer is B. It says ये अच्छा क्वेश्चन है सर, this is a very good question sir. It says the following information is available, selling price per unit है, variable manufacturing expense per unit है, variable selling expense per unit है। जब बेटा इन्वेंट्री वैल्यू करो तो सेलिंग एक्सपेंसेस मतलब कमीशन या सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि इन्वेंट्री कॉस्ट पे वैल्यू होती है, मतलब प्रोड्यूस करने की कॉस्ट पे या खरीदने की कॉस्ट पे, परचेज कॉस्ट में सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं आते। और जब कंट्रीब्यूशन निकालो तो सारे वेरिएबल कॉस्ट माइनस होंगे। क्या कहता है, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अब यार ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला है, दैट्स एफसी अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मेरे पास फिक्स कॉस्ट जो आ रही है वो सर 360 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, और ये 480,000 टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई, अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मुझे नहीं पता, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी पड़ेगी सर। कंट्रीब्यूशन इज एसपी माइनस वीसी, सेलिंग प्राइस 50 माइनस सारी वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल हैं, दोनों को माइनस करोगे, -26 -4 करते हैं जी, 480 डिवाइडेड बाय 50 -26 -4, that's going to give me 24,000, and 24,000 is B, is going to be my answer. Okay, so this is a good question. ये कराता हूँ बस, this is the last question of my video. इंशाल्लाह इस पे ध्यान देना, this is a very good question. सर सेलिंग प्राइस एसपी और वीसी गिवन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट वीसी पर यूनिट में कंट्रीब्यूशन का एक बना लेता हूँ, जहां भी ये आए प्लीज कंट्रीब्यूशन से काम होगा तभी तो ये दे रहा है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा सर मेरे पास 80 - 28 करो, दैट्स गोइंग टू बी $52 per unit.
ये कंट्रीब्यूशन पे यूनिट आ गया तुम्हारे पास. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, प्रोडक्शन सेल ये गिवन है. हाउ मेनी एक्स्ट्रा यूनिट्स वी नीड टू इंक्रीज द बजटेड प्रॉफिट बाय. द वर्ड बाय इज इंपॉर्टेंट. मतलब टोटल प्रॉफिट जितना भी था उसको 26,000 से बढ़ाना है. 26,000 तक बढ़ाना नहीं, 26,000 से बढ़ाना है. तो पुराना प्रॉफिट तो निकालना होगा ना सर. पुराना प्रॉफिट के लिए सर फॉर्मूला होता है एसपी माइनस वीसी माइनस एफसी इक्वल्स टू प्रॉफिट, जिसको हम कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं. तो कंट्रीब्यूशन जो एसपी माइनस वीसी होती है, कंट्रीब्यूशन, सॉरी पर यूनिट लिख रहा था गलत, माय बैड. कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट. पुराने डेटा से निकालते हैं और फिर नया प्रॉफिट को इंक्रीज कर देंगे और फिर यूनिट्स निकालेंगे. सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है $52 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 52 इंटू 3500 कर लो, क्योंकि 3500 प्रोड्यूस भी हुए और सेल भी हो गए. 52 इंटू 3500 हो गया, माइनस 70,000 फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, तो वह प्रॉफिट आ जाएगा. 52 इंटू 3500 माइनस 70,000, that's going to give you 112,000. 112,000 तुम्हारा प्रॉफिट आया है. अब प्रॉफिट को इंक्रीज करना है बाय 26,000 से, तो न्यू प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर? न्यू प्रॉफिट है मेरे पास 112,000, पहले इसको इंक्रीज करना है 26,000 से, that's going to be 138,000. टोटल न्यू प्रॉफिट आ गया 138. वही फॉर्मूला यूज करते हैं. अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो सर $52 पर यूनिट है. नंबर ऑफ यूनिट्स पहले 3500 थे, अब मुझे नहीं पता कितने होंगे, तो मैं एक्स रख लेता हूँ. इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती. ये 70,000 माइनस हो जाएगी, इक्वल्स टू नया प्रॉफिट आ जाएगा 138,000. ये सर इसको 138 उधर ले जाओ सर. 138 प्लस 70 कर लो, दैट्स गोइंग टू बी 208,000 इक्वल्स टू 52x मेथड. 138 प्लस 70 कर भी लेता हूँ और डिवाइड बाय 52 कर दो, दैट्स गोइंग टू गिव यू 4,000 यूनिट्स. अब वो कह रहे हैं how many एक्स्ट्रा यूनिट, वो तो ये 4,000 टोटल है. पहले 3,500 यूनिट थे, अब 4,000 यूनिट, तो how many एक्स्ट्रा? सर 500 यूनिट्स एक्स्ट्रा. I hope this solves your standard costing. I hope all of you perform really well. Thank you so much. I'll see you guys. Thank you. Goodbye.